तो एक बार परीक्षा देते हैं, और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो हर रोज परीक्षा में रहता है। हमारी ट्रेनिंग तो है कि हमें संविधान को अपहोल्ड करना है, हमारा काम है संविधान को अपहोल्ड करना। सर, आईएएस अधिकारियों में ये एटीट्यूड आता कहाँ से, अकड़ आती कहाँ से? मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आईएएस अधिकारी सब अकड़ू किस्म के होते हैं। देखिए, हर कम्युनिटी में, हर ग्रुप में, हर क्लास में, हर एक कैटेगरी में कुछ लोग होंगे। मतलब आप 1, 2, 4, 5% लोगों को लेके तो पूरा कोई हम यूनिवर्सलाइजेशन नहीं कर सकते। अब देश में देखिए 600 कलेक्टर, 600 ही एसएसपी होंगे, और हर एक की तो रोज़ खबर नहीं छपती है। जब कभी एक आध कोई इंसिडेंट होता है तो वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। आज़ादी के बाद से आईएएस जो बनते हैं उन्हें नौकरशाह कहा जाता है, जबकि वो लोक सेवक होते हैं। तो नौकरशाह से तात्पर्य क्या है, और ये शाह कहाँ से कनेक्ट हुआ? ये तो देखिए, मीडिया को भी कुछ मज़ा आता है, आपको भी तो अपना चैनल चलाना है, अखबार वाले को अपनी अखबार चलानी है, तो उन सबको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि उनकी भी बात चलती रहे। लेकिन ऐसा है कि कोई डीएम की तुलना या एसएसपी की तुलना किसी राजा के साथ करना शायद उचित नहीं होगा। अक्सर जब हम अपने आसपास गाड़ियों का काफिला गुजरते देखते हैं, लाल नीली बत्तियां, शोर शराबा और रुतबे वाले अधिकारी, तो उसमें सबसे पहले नजर जाती है कलेक्टर पर। कलेक्टर होते हैं, एसएसपी होते हैं, इन तमाम लोगों को देख के लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि यार कितनी कम उम्र का लड़का है, कलेक्टर है, सब इसके हुक्म के ताबे हैं। तो ऐसे में मन में एक ख्वाहिश पैदा होती है कि ये लोग बनते कैसे हैं। ये जो आईएएस है, कलेक्टर बन के बहुत कम उम्र में राजाओं वाली जिंदगी जीता है, इन्हें कौन ट्रेनिंग देता है, कैसे इनकी ट्रेनिंग होती है, कैसे इनकी पढ़ाई होती है, ये हर किसी के मन में जिज्ञासा होती है। तो सभी को मालूम है कि भारत में मसूरी में एक लबासना इंस्टीट्यूट है, जिसे लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी कहा जाता है। वहीं पर आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। यानी कि आईएएस अधिकारी जब सेलेक्ट होता है तो सबसे पहले प्रशासनिक पढ़ाई उसे मसूरी में करनी होती है, और जो वहाँ का डायरेक्टर होता है वो पूरे भारत का सबसे सुलझा हुआ अधिकारी होता है। यानी कि जो आज के कलेक्टर पैदा कर रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। उसी लवासना के डायरेक्टर रहे हैं जनाब डॉक्टर संजीव चोपड़ा साहब। संजीव चोपड़ा जी ने बहुत लंबे वक्त लवासना में डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभाई। उससे पहले भी वो कई भूमिकाओं में रह चुके हैं। तो आखिर आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग कैसे होती है, ब्यूरोक्रेट कैसे अपना दबदबा कायम करते हैं, और छोटे घरों के बच्चे जब आईएएस बनते हैं तो एकेडमी पहुंचने पर उन्हें किस तरीके से अनुशासन सिखाया जाता है, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी से। चोपड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसा है कि कोई डीएम की तुलना या एसएसपी की तुलना किसी राजा के साथ करना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, और जो पूरी की पूरी जो फ्यूडल मेंटालिटी है उसको तो डेमोक्रेसी में वो डेमोक्रेसी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। और कम से कम लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में हम ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं देते उनको जिसमें उनके अंदर इस तरह की शासकीय प्रवृत्तियां आएँ। इनफैक्ट अगर देखें तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन एकेडमी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे इसको बनाया गया है, शास्त्री जी खुद अपने आप में बहुत हम्बल व्यक्ति थे, खुद अपने आप में ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सिंपल लाइफ में विश्वास रखते थे। और एक पुराना मिथिक बना हुआ है कि डीएम या एसपी 7 गाड़ियों में 8 गाड़ियों में जाके राज करते हैं, ऐसा नहीं। इनफैक्ट अगर आप जिंदगी देखेंगे किसी भी फील्ड लेवल आईएएस अधिकारी की, तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत शिद्दत का काम है, और बहुत कम समय मिलता है कुछ भी मतलब राजा वाली बात करने का। तो मैं इस बात से शायद आपके साथ। सर, जब कोई भी लड़का काफी कड़ी मेहनत करने के बाद में आईएएस बनता है, आईएएस बनने के वक्त तक वो बहुत
सौम्य, बहुत शालीन, बहुत व्यवहार कुशल होता है, लेकिन जैसे आईएएस एकेडमी में उसकी ट्रेनिंग पूरी होती मैं है। आपकी बात से वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। जो हमारे आमतौर पे जो हमारे अधिकारी हैं वो सब संयम बरतते हैं। और आपने अभी भी देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले भी जब यहाँ के डीएम को ही एक स्थिति में थे तो उन्होंने बहुत, मुझे लगता है बहुत शिष्टाचार के साथ नमस्कार किया और वो आगे हो गए। तो किसी कन्फ्रंटेशन में आईएएस अधिकारी नहीं जाता है। हमें बिल्कुल क्लियर है कि हमारा रोल क्या है। देखिए, कई बार एक रोल कन्फ्यूजन आ जाता है, एक जनप्रतिनिधि के रोल में और एक जन सेवक के रोल में फर्क है। हमारा काम, हम एक्चुअली अगर देखें तो आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स, फॉरेन सर्विस, सब अधिकारी जो हैं, हम सब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने शपथ ली। हमारा काम है भारत के संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स हैं, जो उसके अंदर जो मेन जो चीज़ें जो हमारे संविधान में लिखी गई हैं, उनको हमें इम्प्लीमेंट करना। सर, और कभी 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 कन्फ्रंटेशन भी होती है, लेकिन हमारी पूरी ये कोशिश रहती है कि जो हम ये कोशिश करें कि जो हमारे नौजवान अधिकारी हैं वो संयम बरतें और नॉन एडवर्सरियल कम्युनिकेशन करें और अपना काम करें। सर, आईएएस अधिकारियों में ये एटीट्यूड आता कहाँ से, अकड़ आती कहाँ से? मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आईएएस अधिकारी सब अकड़ू किस्म के होते हैं। देखिए, हर कम्युनिटी में, हर ग्रुप में, हर क्लास में, हर एक कैटेगरी में कुछ लोग होंगे। मतलब आप 1, 2, 4, 5% लोगों को लेके तो पूरा कोई हम यूनिवर्सलाइजेशन नहीं कर सकते। तो जो अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो कभी हाईलाइट नहीं होते। देखिए, होता ये है कि आप तो न्यूज़पेपर मैन हैं, न्यूज़ में क्या खबर छपती है? जो चीज़ ऑर्डिनरी ना हो वही तो छपती है। अब देश में देखिए 600 कलेक्टर हैं, 600 ही एसएसपी होंगे और हर एक की तो रोज खबर नहीं छपती है। जब कभी एक आध कोई इंसिडेंट होता है तो वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। अब ये चीज़ें जो हैं, ये कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए एक ग्रुप को या एक कम्युनिटी को कहना कि ये बहुत एरोगेंट है, ये शायद उचित नहीं होगा। एक फैक्ट तो ये है कि देखिए, जैसे जैसे सिस्टम हमारे इम्प्रूव हो रहे हैं, वैसे वैसे ये कन्फ्रंटेशन भी कम होती जा रही है। सर, एक चीज जो ऑब्जर्व की गई है कि आज़ादी के बाद से आईएएस जो बनते हैं उन्हें नौकरशाह कहा जाता है, जबकि वो लोक सेवक होते हैं। तो नौकरशाह से तात्पर्य क्या है और ये शाह कहाँ से कनेक्ट हुआ? नहीं, ये तो देखिए, मीडिया को भी कुछ मजा आता है, आपको भी तो अपना चैनल चलाना है, अखबार वाले को अपनी अखबार चलानी है, तो उन सबको कुछ कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं ताकि उनकी भी बात चलती रहे। क्योंकि अगर आप हर चीज को बिल्कुल देखिए, जो खबर की जो ओरिजिन है, अगर आप देखें थोड़ा और फिलोसॉफिकली जाएं, तो भारत का जो राजपत्र है, जिसको गैजेट ऑफ इंडिया कहते हैं, सारी खबरें तो वहां से आती हैं। लेकिन जिस तरीके से गैजेट ऑफ इंडिया छपता है उसको कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि वो बड़ा बोरिंग है पढ़ने में। उसी को जब आप थोड़ा मिर्च मसाला, थोड़ा उसके अंदर थोड़ा उसको चुस्की लगा के जब आप खबर को लगाते हैं तब वो ज्यादा बिकती है। गैजेट ऑफ इंडिया कोई पढ़ता ही नहीं है। हालांकि सबसे बड़ी जो न्यूज सोर्स है देश में, अगर कोई न्यूज सोर्स है देश में तो गैजेट ऑफ इंडिया है। हर गेजेटेड ऑफिसर की जो पोस्टिंग होती है, रिटायरमेंट होती है, तबादला होता है, पेंशन लगती है, डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, वो सब तो गैजेट में छपती है। लेकिन गैजेट तो कोई पढ़ता नहीं है। उसी गैजेट से खबर लेके आप उसमें उसको थोड़ा सा एम्बेलिश करके आप उसको छापते हैं, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो वो चीज छप जाती है। अच्छा सर, एक चीज जो ऑब्जर्वेशन है कि जब कोई लड़का आईएएस बनने के बाद में कोई लड़की, इनफैक्ट अब हमें ऐड करना चाहिए लड़के और लड़कियां, क्योंकि करीब 35% से 40% गर्ल्स अब आईएएस ज्वाइन कर रही हैं। बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा इंडिकेशन है देश के लिए। तो ये जो बच्चे सेलेक्ट होके आईएएस एकेडमी जाते हैं, आपको एक तरीके से रॉ ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं, तो सबसे पहले आपका फोकस किस चीज पे होता? क्योंकि सभी लोग एक परीक्षा पास करके आए तो आईक्यू सब लोगों का सेम है, लेकिन नेचर सबके अलग अलग होते हैं। तो आपका बेसिक जो होता है, किस चीज पर आप फोकस करते हैं जब ये चुन के आते हैं? 3 चीजें हैं जो
एकेडमी करने की कोशिश करती है। एक तो ये कि टीम वर्क पे, क्योंकि एक समय था जब ये माना जाता था कि एक ही व्यक्ति परिवर्तन ला सकता है, किसी के हाथ में कोई गिली कोई जादू छड़ी है कि डीएम आए और सब कुछ बदल गया। अब सब समझते हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी ये कहती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कहती है कि सब चीज टीम वर्क है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या सीएम हो या डीएम हो। अगर टीम वर्क नहीं होगा तो काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो आजकल जो हमारा पहला एम्फेसिस वो रहता है कि आप एक्सेप्शनल इंडिविजुअल तो हैं ही, तभी तो आप सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी देश को आगे चलाने में आपको टीम वर्क की जरूरत है। डीएम अपने आप से, जब तक उसके साथ उसका सीडीओ, उसका एसएसपी, सिविल सर्जन, वेटनरी ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, सब ऑफिसर जो हैं जिले के, अगर सब एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो जिला कैसे चल सकता है। तो यही एक फोकस रहता है कि अब हमें टीम वर्क पे ध्यान देना है। दूसरी चीज जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं वो है लिसनिंग स्किल्स पे, कितना ज्यादा हम बात सुन सके, क्योंकि आधी समस्याएं इस बात की हैं कि हमारी कम्युनिकेशन ठीक नहीं। और तीसरी चीज जिस पे हम एम्फेसिस करते हैं वो है हम अपनी बात को कैसे रखें कि दूसरा आदमी हमसे नाराज ना हो, क्योंकि कई बार तो करना ही पड़ता है डिसीजन, टफ डिसीजन तो लेने ही पड़ेंगे। आफ्टर ऑल इंक्रोचमेंट रिमूवल आसान काम तो है नहीं। आप कभी भी इंक्रोचमेंट रिमूवल करेंगे तो कभी कोई कहेगा अब दिवाली आने वाली है, कोई कहेगा ईद आने वाली है, कोई कहेगा कि अब तो सर्दियां शुरू हो गई, कोई कहेगा कि अब इतनी गर्मी में आप हटा रहे हैं। लेकिन इंक्रोचमेंट भी हटानी पड़ेगी, लैंड एक्विजिशन भी करनी पड़ेगी, कई बार हमें रूल्स इन्फोर्स करने पड़ेंगे, कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो अपरेंटली लगता है कि शायद लोग कंफर्टेबल नहीं होते। अब जीएसटी है, जीएसटी लग गया है तो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना होगा, हर चीज को इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर स्कूलों में, कॉलेजेस में चीटिंग हो रही है तो उसको रोकना होगा। तो ये सब चीजें जो हैं, हर चीज जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो पॉपुलर नहीं है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एंटरटेनमेंट, इट इज नॉट अ 3 hour फिल्म शूट कि आप गया आपने पिक्चर बनाई चली। इट इज हार्ड वर्क, इट रिक्वायर्स अस टू टेक टफ डिसीजन। तो उन टफ डिसीजन लेते समय भी एफर्ट ही होती है, एफर्ट ही होनी चाहिए कि हम कम्युनिकेट कर सकें कि ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है। और अगर हम कन्विंस कर सकते हैं कि भाई एक्शन इसलिए लिया जा रहा है तो शायद उसकी एक्सेप्टेंस में थोड़ा आसान होगा। लबासना में जब ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, क्या उन्हें लोगों से दूरी मेंटेन रखने का भी कोई सबक सिखाया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथक शायद कुछ पुराने जमाने से चला आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखते हैं जो उत्तराखंड में हमारे जो अभी भी जो डीएम देहरादून है, काफी लोगों से मिलते हैं, जितने भी डीएम रहे हैं देहरादून के, ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी प्रोएक्टिव। सब लोग मिलते हैं, पूरा दिन अगर आप उनके साथ व्यतीत करें तो आप रियलाइज करेंगे कितना काम करते हैं हर रोज। अच्छा सर, ब्यूरोक्रेट और राजनेता का कभी कभी टकराव देखने को मिलता है, ये टकराव व्यक्तिगत टकराव होता है या नीतिगत टकराव होता है? देखिए, दोनों किस्मों टकराव जब होता है तो किसी भी इशू पे हो सकता है। टकराव नीतिगत भी हो सकता है, टकराव व्यक्तिगत भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे व्यक्तिगत तनाव भी हो सकते हैं, क्योंकि नीति जो ब्यूरोक्रेट का काम है, जो नीति पास हो चुकी है, जो कैबिनेट डिसीजन है या जो भी रूल है, उसको इम्प्लीमेंट करने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम आती है परसेप्शन पे, और ये प्रॉब्लम अगर इसको थोड़ा और फिलोसफिकल तरीके से देखें तो जब भी कोई इनफॉर्मल सोसाइटी फॉर्मल बनती है, जब भी कोई प्रिडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल, रूरल, इनफॉर्मल सोसाइटी जब फॉर्मल बनती है तो उसमें एक क्लैश आता ही है, और ये क्लैश कुछ दिनों तक चलता भी है, फिर अपने आप में धीरे धीरे। क्योंकि देखिए, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मैं किसी को जानता हूं, और मैं क्योंकि किसी को जानता हूं तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो ये तो हो गया इनफॉर्मल सोसाइटी का एक तरीका जो होता है कि क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। फॉर्मल सोसाइटी के अंदर हर चीज को एक तरीके से किया जाएगा, तो एक क्लैश होता ही है फॉर्मल और इनफॉर्मल सोसाइटी के बीच में। और इस समय भारत एक ट्रांजिशन में है, हम इनफॉर्मल सोसाइटी से फॉर्मल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, जो देखा गया है आमतौर पे, ब्यूरोक्रेट एक कड़ी मेहनत करने के बाद में पूरे देश से लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, उसमें सेलेक्ट होता है, जबकि जो नेता होता है वो फ्लैटरी करके, किसी की चापलूसी करके, मैं अपना सवाल पूरा कर दूं तो
कोई भी कुर्सी पा लेता है। तो ऐसे में जो मेरा अपना मानना है कि टकराव वहां होता है कि ब्यूरोक्रेट अपने से ज्यादा नाकाबिल आदमी को अपना बॉस मानते हुए उसे दिल से स्वीकार नहीं कर पाता। ये गलत, बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि हम तो एक बार परीक्षा देते हैं और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो हर रोज परीक्षा में रहता है। तो आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट कि हमें पॉलिटिकल लीडरशिप की को एक्सेप्ट करने में कोई परहेज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ईगो टकराव, मुझे नहीं लगता कि ईगो टकराव है, क्योंकि जिस एज में हम लोग डीएम बनते हैं उस एज में आमतौर पे जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप होते हैं वो हमसे करीब 20-30 साल ज्यादा उम्र के ही होते हैं। तो कहाँ टकराव की क्या संभावना है? जब मैं डीएम था मुर्शिदाबाद में तो ज्योति बसु सीएम थे, मेरी एज और ज्योति बसु साहब की एज में कितना फर्क था। तो ये संभावना नहीं है, क्योंकि औसतन आजकल मतलब इस स्टेट को छोड़ के बाकी मोस्टली स्टेट्स में जो सीएम्स हैं वो 60-70 की एज में है। डीएम्स अगर वो डायरेक्ट रिक्रूट है तो 30-32-35 साल के होंगे। तो एक तो एज ग्रुप का बहुत फर्क है। दूसरा, कोई ऐसा नहीं कि कोई आदमी सडनली सीएम बन रहा है। जो सीएम बन रहा है वो भी तो पहले मिनिस्टर रहा हुआ है, उससे पहले 2-3-4 टर्म एमएलए रहा होगा, उससे पहले मेयर रहा होगा, उससे पहले सभाधिपति रहा होगा, उससे पहले पंचायत अध्यक्ष रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल नौसिखिया आदमी सीएम बन रहा है या नौसिखिया आदमी ही मंत्री बन रहा है। तो ये जो एक मिथिक सा बना रखा है हमने कि हर रोज क्लैश ही हो रहा है, जैसे ऐसा नहीं है। बहुत सारे काम जो हो रहे हैं, आफ्टर ऑल ये देश इतना कैसे बढ़ रहा है, उत्तराखंड डेवलप कर रहा है, सब चीजें डेवलप कर रहा है। बहुत से नेता ब्यूरोक्रेट को अपना गुलाम समझते हैं, अपना नौकर समझते हैं। ऐसा भी नहीं है। आप एक एक्सेप्शनल चीज को लेके उस पर हम एक पूरी कॉन्वर्सेशन नहीं करनी चाहिए। ये बहुत मैं आपको अपने साफ तरीके से कह सकता हूँ कि मैंने 36 साल नौकरी की है आईएएस की, और मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम किया है। सीपीएम के साथ, कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ, एनसीपी के साथ, तृणमूल कांग्रेस के साथ। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई मेरे विरुद्ध है या कोई मुझे दबा के काम करवा रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगा। बीच बीच में इश्यूज आते रहे, इश्यूज रिजॉल्व होते रहे। सर जब 1980 और अगर कोई भी व्यक्ति 36 साल कहीं काम करेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, आपके न्यूज़पेपर में हो, घर में हो, कहीं भी हो, 36 साल के अंतराल में तो अच्छे हाई पॉइंट्स, लो पॉइंट्स, मिडिल पॉइंट्स सब आएंगे ही। सर 1985 में जब आप आईएएस बने, 24 साल की आपकी उम्र रही, पंजाब का आपका बैकग्राउंड रहा, तो खेत खलिहान भी आपने करीब से देखे, तो और उसके बाद में आपने लंदन में भी पढ़ाई की। तो इतनी हायर एजुकेशन, पंजाब का जो खेत खलिहान वाला बैकग्राउंड, फिर जब आईएएस बने तो उस जीवन में आपने क्या चेंजेस पाए? देखिए, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, आई एम फ्रॉम पंजाब, लेकिन मेरे फादर क्योंकि पंजाब पुलिस में थे और बाद में बीएसएफ पे थे, डेपुटेशन पे, जलंधर कैंट में हम लोग रहे। तो मेरे लिए कोई मतलब आईएएस की जो नौकरी थी या जो आमतौर पे जो संवाद होता है डीएम्स के साथ या डीसी, पंजाब में डीसी कहते हैं, कोई इस तरह का कोई मेरी जिंदगी में कोई इस तरह का परिवर्तन नहीं आया। कि लेट्स बी वेरी क्लियर, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। तो मेरे लिए कोई इस तरह का कोई बड़ा अर्थ शेकिंग परिवर्तन नहीं हुआ। तो आमतौर पे फैमिली में ब्यूरोक्रेसी का, आर्मी का, एयरफोर्स का माहौल बना ही हुआ। जब आप आईएएस बने, ये खबर पहली बार आपके घर पे आई या आपने सुनी, तो किससे आपको खबर लगी थी और क्या रिएक्शन था परिवार वालों का? एक्चुअली ऐसा था कि इसमें एक इंटरेस्टिंग संवाद है। वो ऐसा था कि मुझे लग तो रहा था कि कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू बहुत अच्छी गई थी। और इत्तेफाकन उन दिनों में इंडियन एक्सप्रेस में और ट्रिब्यून में खबर आती थी। तो उस दिन जब पेपर देखा तो उसमें एक आपको याद होगा कि अखबार में ये भी लिखा रहता है दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर्स इन दी थिंग। तो इत्तेफाकन कहिए या जो भी कहिए कि उस दिन जब इंडियन एक्सप्रेस जब घर पे आई तो एक पूरा पैराग्राफ जो था नामों का वो मिस हो गया था, एक पेज से दूसरे पेज तो इनिशियल तो ये था कि शायद सिलेक्शन नहीं हुई है। तो वो तो बड़ा हताश था मैं, लेकिन बाद में फिर जब बाकी न्यूज़पेपर्स आए, तब उन न्यूज़पेपर्स में जब देखा तो फिर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो एक ही दिन में दोनों एक्सपीरियंसेस हो गए,
मतलब सिलेक्शन नहीं होने का और फिर सिलेक्शन होने का। अच्छा सर, जब आईएएस की सर्विस फील्ड में आपने की, उस दौरान ऐसा कोई हादसा आपके सामने हुआ हो कि जिसे आप भूल ना पाए और आपने उसे हक में कुछ फैसला करके आपको दिली सुकून मिला हो कि हाँ, मैंने उसके साथ न्याय किया और उसके साथ अनजस्टिस होता आ रहा हो, ऐसा कोई किस्सा हुआ कभी? नहीं, देखिए ऐसे तो कई वारदात होते रहते हैं। जब मैंने करियर शुरू किया था तो तब जीएनएलएफ एजिटेशन चल रही थी दार्जिलिंग में। तो उस दार्जिलिंग एजिटेशन के दौरान, जीएनएलएफ एजिटेशन के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें स्टेट की पावर भी देखी और उसमें ये भी देखा कि स्टेट की पावर कभी कभी एक्सेस हो जाती है। उस समय में लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, बताना कि हाँ, ये स्टेट का भी एक पर्सपेक्टिव है। एक चीज़ जो अभी भी बहुत बच्चे याद करते हैं कि वो स्कूल, जो वेस्ट बंगाल स्कूल एजुकेशन बोर्ड के तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के लिए पोस्टपोन हो गए थे क्योंकि वो था भी गोरखा मीडियम में, नेपाली मीडियम में था। लेकिन मेजर चैलेंज हो गया कि ये सीबीएसई स्कूल्स और आईसीएसई स्कूल्स के बच्चों का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं कर सकती थी गवर्नमेंट, बिकॉज एक जिले में एजुकेशन की वजह से वो पूरा नहीं हो सकता था। तो हमने सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों को आर्मी के व्हीकल्स में सिलीगुड़ी में और जलपाईगुड़ी के लोकेशन में उनके एग्जाम्स करवाए थे। तो दैट आई थिंक वाज अ मेजर अचीवमेंट, बिकॉज वो अभी जो कुछ बच्चे जो अभी बहुत अच्छी जॉब्स पे हैं, वो भी कभी कभी फ़ोन कर देते हैं कि आपकी वजह से हम, तो दैट आई थिंक वाज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो सकता। तो अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो सकता तो कम से कम, अच्छा फॉर्चुनेटली सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होते, तो उन सबको, मतलब उन सबके पेरेंट्स और स्कूल से कांटेक्ट करके, आर्मी के साथ कांटेक्ट करके उन सबको सिलीगुड़ी और दूसरी लोकेशन में जाके उनका एग्ज़ाम करवाना, और ये 8-10 दिन तक क्योंकि बार बार उनको ले जाना लाने का काम, फिर वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनका वहाँ पे खाने का बंदोबस्त, ऑल्दो दे पेड फॉर इट, लेकिन दैट वाज अ मेजर लॉजिस्टिक्स एक्सरसाइज। उस दौरान फिर जो एजिटेशन वाले थे उनसे भी नेगोशिएट करना पड़ा कि भाई ये बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, अब इस पे कोई मतलब कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए, मतलब आप इसको मत रोकिए। तो ये इस तरह की बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करनी पड़ती हैं। ये पहला इंसिडेंट था जो मैं आपको नरेट कर रहा हूँ। सर, कभी ऐसा हालात भी है कि कोई पॉलिटिकल कम्युनल टकराव होने वाला हो और बिल्कुल तैयार हो कम्युनल टकराव, और आपने बिल्कुल किनारे पर उसे बचा लिया? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज कम्युनल टकराव मेरे करियर में, जब मैं डीएम था तब ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुर्शिदाबाद तो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इस तरह का कोई तनाव इस इशू पे मैंने नहीं देखा। एक्चुअली अगर वेस्ट बंगाल में तो खैर उन दिनों में ऐसा कोई मैंने नहीं फील किया, मुझे ऐसा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट जो होता है वो कलेक्टर की जिम्मेदारी फील्ड पोस्टिंग पर है और हालात पैदा हो जाते हैं पॉलिटिकल टकराव के, तो पॉलिटिकल मास्टर्स चाहते हैं कि ये टकराव होने देना चाहिए। कभी कभी ऐसा हालात हो, उस टाइम कलेक्टर की भूमिका, क्योंकि आप आईएएस एकेडमी के देखिए ऐसा है कि बॉस रहे, तो क्या ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे हालात में, क्या करें? हमारी ट्रेनिंग तो है कि हमें संविधान को अपहोल्ड करना, हमारा काम है संविधान को अपहोल्ड करना, और संविधान बड़ा क्लियर है कि भारत में हर व्यक्ति की, irrespective of his caste, irrespective of his gender, irrespective of his religion, irrespective of the place of birth, equal rights हैं, और हर आदमी के हक जो हैं वो बराबर हैं। सर, जब कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि पॉलिटिकल मास्टर जो है कलेक्टर को मजबूर करता है कि यहाँ से ये जुलूस निकलना चाहिए, वो जुलूस नहीं निकलना चाहिए, तो ऐसी विषम परिस्थिति में आईएएस की मनोस्थिति क्या होती है? अब ये तो तभी मैं बता सकता आपसे अगर मैंने ऐसा कुछ सिचुएशन फेस की हो अपनी लाइफ में। मैंने ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की,
और अगर फेस की भी होती तो भी मैं वही कहता कि भाई जो कानून है उसके मुताबिक ही हमें करना है। अगर कानून अलाउ करता है तो ठीक है, नहीं अलाउ करता तो फिर नॉर्मली क्या होता है कि उससे पहले कि कोई ऐसी इंसिडेंट हो, पीस कमेटी होती है हर शहर में, ऑल पार्टी मीटिंग होती है, सब किस्म का एक कोशिश तो की जानी चाहिए कि वो बना रहे। और दूसरी चीज ये है कि ऐसी सिचुएशन अगर एंटिसिपेटेड है तो अच्छी पुलिस फोर्स की तैनाती भी जरूरी है। अब ऐसा है कि हम एक थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, जिसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल हो तब तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, वरना तो बड़ा जनरल सवाल है, इसका जनरल सही जवाब है। अच्छा सर, जब कभी आप एकेडमी में होते हैं और एकेडमी के बाद जब उन लोगों की फील्ड पोस्टिंग होती है, बीच बीच में जो रिफ्रेश कोर्स होते हैं, तो वो कोर्स किस वजह से होते हैं, उनमें क्या सिखाया जाता है? नहीं, उसमें पहले तो ये था कि 1991 के बाद से, जब से इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वो पकड़ी है, तो उसके बाद से हर 5-10 साल में दुनिया का ही स्वरूप बदल रहा है। क्योंकि जो लोग आज से 10 साल पहले भी ट्रेन हुए, उनको भी एआई की सिग्निफिकेंस या एआई जिंदगी को कैसे इम्पैक्ट करता है तब था ही नहीं है। अब जो लोग आज ट्रेनिंग ले रहे हैं एआई में, आज की डेट में 3-4 हैं, आपके पास को पायलट है, आपके पास ग्रॉक है, आपके पास ये कुछ चीजें हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में तो ये चीजें और भी बढ़ेंगी। तो अब क्या हो गया है कि पिछले 10-20 साल में, और इनफैक्ट आफ्टर 1991 एवरी 5 years देयर आर न्यू थिंग्स दैट आर हैपनिंग, चाहे वो WTO हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की इश्यूज हो, चाहे वो एनवायरनमेंट के मुद्दे हों, चाहे वो जेंडर सेंसिटाइजेशन के मुद्दे हों, चाहे वो टैरिफ वॉर्स हों। तो हर 5-10 साल में स्टेट को अपनी पॉलिसी भी तो चेंज करनी पड़ती है। तो हमें आईएएस अधिकारियों को उस पॉलिसी के तहत हमें अपडेट करना पड़ता है। इसीलिए ये आजकल हर पहली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है वो 6 से 9 के बीच में, फिर 17 से 20 साल के बीच में, और फिर 30 साल के अंतराल, 30 साल जब सर्विस हो जाती है तो 3 ये मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होने शुरू हो गए। सर, आईएएस जब रिटायर हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से, एडमिनिस्ट्रेशन से गहरा ताल्लुक रहता है, तो बहुत से लोग लेखन में अपना मन लगाते हैं, बहुत से लोग समाज सेवा में, और हमने जो देखा, आपने अपने आप को समर्पित किया है साहित्य की तरफ। वैली ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दावली इंटरनेशनल आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर फेस्टिवल आप हर साल करते हैं, 9वां संस्करण अब करने जा रहे हैं। तो अपना झुकाव किस तरीके से ऐसे हुआ और नवे संस्करण में क्या खास है? देखिए, ये जो लिटरेचर के साथ इन्वॉल्वमेंट तो बहुत शुरू से ही है। ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सडनली एक दिन में तो आता नहीं, मतलब ये तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप लिटरेरी हो जाएंगे। मतलब इनफैक्ट पढ़ाई लिखाई के साथ और साहित्य के साथ ताल्लुकात तो शुरू से ही रहा है। लेकिन ये जो वैली ऑफ वर्ड्स है, ये जब मैं कलकत्ता में था तब कलकत्ता में काफ़ी लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, और जैसा आप जानते हैं बड़ा ही सभ्य, बड़ा ही साहित्यिक शहर, और उसमें 2015-16 में, क्योंकि मैं तो बहुत साल वहाँ था, तो एक लिटरेचर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे कहा था कि आप यहीं एक अगला संस्करण जो है हमारे फेस्टिवल का, आप कलकत्ता में आप उसको क्यूरेट कर दें। तो मैंने ऑलमोस्ट मन भी बना लिया था कि यहाँ क्यूरेट कर देते हैं, कलकत्ता में ही कर देते हैं। लेकिन फिर उस समय रश्मि, जो मेरी पार्टनर हैं और जो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने कहा कि आपको क्या कलकत्ता में रिटायर होना है? तो मैं कहा नहीं, रिटायर तो देहरादून में होना है। उन्होंने कहा कि अगर देहरादून में रिटायर होना है तो फिर अपनी पूरी जो एनर्जी है वो इस शहर में एक साहित्य फेस्टिवल पे लगाइए। तो अगर जहाँ हमें सेटल करना है वहीं हमें एक फेस्टिवल शुरू करना चाहिए। तो इसी तरह से फिर ये 2017 में हमने यहाँ शुरू कर दिया। सर, अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आज की नई जनरेशन है, नौजवान है, उन्हें 24 घंटे को अपने अनुशासन में ढालना हो तो किस तरीके से ढाले, वो गाइड करिएगा। नहीं देखिए, अब क्योंकि अब मेरे बच्चों से मेरी बेटी भी कहती है कि जो हमारी जो जनरेशन थी, हम तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाले जनरेशन के हैं। 9-9:30 बजे सो जाते, 4 बजे उठ जाते।
लेकिन वो शायद प्रैक्टिकल ना हो आज की जनरेशन में। लेकिन मेरा ये मानना रहेगा कि एक रेगुलेटेड लाइफ जो है, जिसमें नियमित समय पे सोना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर लक्ष्य ठीक हो तो अपने लक्ष्य के ऊपर 7-8 घंटे दिन के उस पर अगर लगाए जाएं तो अच्छा होगा। देखिए, अगर हम अपने पैशन को समझ पाएं और अगर अपने पैशन को ही अपने प्रोफेशन में तब्दील कर सकें तो सबसे बढ़िया चीज़ है। जिस चीज़ में हमें मज़ा आता है, तो जो चीज़ करने में हमें अच्छा लगता है, अगर वही हमारा प्रोफेशन भी हो जाए तो वो आइडियल है। नहीं है तो फिर जो प्रोफेशन है उसी में एक्सीलेंस प्राप्त करने की कोशिश करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत वैल्यू ऑफ वर्ड्स एक ऐसा समागम है जिसके अंदर आपको बुजुर्ग लेखक भी मिलेंगे, मध्यम एज के भी और नौजवान भी, यानी कि साहित्य से प्रेम करने वालों के साथ साथ एक राष्ट्र निर्माण करने वालों की सोच भी काफ़ी तब्दील होती है, क्योंकि इसके अंदर 50 से ज़्यादा सेशन होंगे, 50 से ज़्यादा जो लेखक हैं वो होंगे। उनके ख्यालात सुनने के बाद में हमें अपने आत्ममंथन करने पर, अपने सोच बदलने पर काफ़ी कुछ मिलेगा। और यही मेरा ही नहीं, डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी के साथ साथ इनकी पूरी टीम जितना दिन रात मेहनत कर रही है, इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि जो वर्तमान जनरेशन है वो पहले की जनरेशन वर्तमान जनरेशन के गैप को भर सके और आने वाले हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम कर सके। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।